हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 3 और इसका नाम है शब्द विचार। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। देखिए, सबसे पहले है शब्द भाषा रूपी उपवन के पुष्प हैं जिनमें भाषा शोभा को प्राप्त होती है। इस अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं? जो शब्द है हमारे किसी भी भाषा को व्यक्त करने के लिए, चाहे वो मौखिक हो या लिखित हो, उसमें व्यक्त करने के लिए हमें शब्दों की आवश्यकता होती है। तो चलिए देखते हैं, समझिए क्या क्या है। शब्दों की रचना वर्णों से होती है। प्रत्येक शब्द में वर्णों ध्वनियों का क्रम निश्चित होता है। यह निश्चित ध्वनि क्रम अथवा वर्ण क्रम ही शब्द की उत्पत्ति का कारक होता है। उदाहरण देखिए, आलम, आम, जल, कमल, शलगम। इन वर्ण समूहों में प्रत्येक वर्ण अपने निश्चित क्रम पर है। उसका क्रम बदलते ही वस्तु से उसकी पहचान मिट जाती है अथवा यह निरर्थक वर्ण समूह मात्रा ही रह जाता है। परिभाषा क्या है? एक या अधिक वर्णों के संयोग से बनी हुई स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। जैसे रथ, जल, हम, कमल, राम, टमटम आदि। ठीक है। पद साधारणतः शब्द को ही पद कहते हैं, जैसे जल, फल, जग आदि। परंतु जब उसका प्रयोग वाक्य में होता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि व्याकरण के नियमों, कारक, वचन, लिंग आदि में बंध जाता है और उसका रूप भी बदल जाता है। तब वह स्वतंत्र शब्द पद कहलाता है। जैसे राम अयोध्या के राजा थे। इस वाक्य में सभी शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर पद बन गए हैं। याद रखिए, देखिए क्या दिया हुआ, शब्दकोश में शब्द होते हैं, पद नहीं होते, है ना। ये तो आपको पता है। जो शब्दकोश होता है हमारे पास, उसमें क्या होते हैं? उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास शब्द होते हैं, पद नहीं होते। शब्दों का वर्गीकरण, ठीक है। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। पहला है उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर भेद। ख व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर शब्द भेद। ग है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। घ है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। ठीक है। फिर क पढ़ते हैं उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द भेद। हिंदी भाषा में उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी व मिश्रित। ठीक है। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे बल, दुग्ध, प्रथम, भ्राता, उच्च, पथ आदि। ठीक है। दूसरा है तद्भव शब्द। तद का अर्थ है उसमें और भव का अर्थ है उत्पन्न हुए, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न हुए। संस्कृत भाषा के जो शब्द रूप बदलकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि का तद्भव रूप आग है, इसी प्रकार भ्राता का तद्भव रूप भाई है। यहाँ कुछ ऐसे ही शब्द उनमें रूपों सहित दिए जा रहे हैं। देख सकते हैं इसमें एक तरफ आपको तत्सम दिया हुआ है, दूसरी तरफ है तद्भव। ठीक है। तो ऐसे ही कई सारे उदाहरण हैं, ये आपको याद करने हैं। देखिए कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे सूर्य को सूरज कहते हैं। पाद मीन्स पैर, भक्त मीन्स भगत, संध्या मीन्स साय, सर्प मीन्स सांप। ठीक है। तीसरा देशज शब्द। जो शब्द देश की विभिन्न बोलियों से हिंदी में स्थान पर आ गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे झंकार, पटाखा, चटपटा, खलबली, भिंडी, तवा, पानी, रोटी, चाबुक, मुकुट। ये सभी प्रकार के जो शब्द हैं ये हमारे देशज
शब्द हैं। फिर आता है विदेशी शब्द। जो शब्द संसार के विभिन्न भाषाओं से आकर हिंदी में स्थान पा गए हैं तथा हिंदी भाषा ने थोड़ा बहुत परिवर्तन कर उन्हें अपना लिया है, वे आगत शब्द विदेशी कहलाते हैं। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख विदेशी शब्द निम्न प्रकार हैं। अंग्रेजी कौन कौन सा है? किलोग्राम, दर्जन, पार्टी, मीटिंग, सेकंड, कार्बन, टाइप, रिबन, क्रिकेट, कैरम बोर्ड, टेबल टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन, ट्यूब, रबर, सीट, स्टैंड। देखिए कितने सारे उदाहरण हैं जो हमारे इसके उदाहरण हैं। ठीक है। फारसी आजाद, गारा, दरवाजा, पर्दा, प्याज, ये सभी प्रकार के जो शब्द हैं ये फारसी से आए हैं। इसी प्रकार तुर्की से आए हैं, जैसे कि तोप, बंदूक, बारूद, खराद, चाकू, लाश आदि। फ्रांसीसी लिए गए शब्द हैं कारतूस, कूपन, रेस्टोरेंट, काजू आदि। पुर्तगाली बाल्टी, संतरा, साबुन, कनस्तर, चाबी, गोदाम, ऐसे ही और भी शब्द हैं। फिर अरबी से लिए गए हैं मकबरा, महल, तस्वीर, किराया, कुन, मुंशी आदि। ठीक है। पांचवा है मिश्रित या संकर शब्द। तो देखिए इसमें क्या है, जिन शब्दों का आधा भाग एक भाषा से तथा आधा भाग दूसरी भाषा से बना हो उन्हें मिश्रित शब्द या संकर शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे टिकट घर, टिकट घर, घड़ी घड़ी साज, घड़ी जमा साज, लाठी चार्ज, लाठी जमा चार्ज, रेलगाड़ी, रेल जमा गाड़ी, इन सब से बने हैं। ठीक है। इसी प्रकार अन्य मिश्रित शब्द हैं जैसे नमक हराम, मच्छरदानी, पानदान, घुड़सवार, ये सारे जो हमारे पास उदाहरण हैं वो हमारे मिश्रित शब्द के हैं। ठीक है। ख व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर शब्द भेद। ठीक है। व्युत्पत्ति से तात्पर्य है बनावट। इस आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों के 3 भेद किए जाते हैं। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है यौगरूढ़। ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, तोता, घर, मेज, पैर, नाक, घोड़ा, हाथी, छत आदि। ठीक है। दूसरा है यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हों तथा जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हों यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे चिकित्सालय। अब चिकित्सालय किससे बना है? चिकित्सा प्लस आलय से बना है। ऐसे ही डाकघर, डाकघर बना है डाक जमा घर से। सेनापति, सेना जमा पति। रसोई घर, रसोई जमा घर। सब्जी मंडी, सब्जी जमा मंडी आदि। ठीक है। तीसरा है यौगरूढ़ शब्द। जिन शब्दों की बनावट तो यौगिक शब्दों की भांति हो परंतु वे एक विशेष शब्द अर्थ में प्रयोग किए जाते हो यौगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे चारपाई का अर्थ है चाय पायों वाली, परंतु यह शब्द खाट के लिए यौगरूढ़ हो गया है। इसी प्रकार निशाचर का अर्थ है रात्रि में विचरण करने वाला, परंतु सभी मनुष्य या जीव जंतु निशाचर नहीं हो सकते। यह शब्द राक्षस के लिए किया जाता है। अर्थ के आधार पर ग, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों का निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला है एकार्थी, दूसरा है अनेकार्थी और तीसरा है समानार्थी या फिर पर्यायवाची। चौथा है विलोमार्थी या फिर विलोम शब्द। तो पहला पढ़ते हैं एकार्थी शब्द। इसका मतलब है जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे चित्र, रोटी, पत्नी, सोमवार, ईंट, लोहा, फर्श, कुत्ता, हाथ आदि।
दूसरा है अनेकार्थी अनेकार्थी शब्द। जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि पत्र, पत्र का मतलब पत्ता भी होता है, चिट्ठी भी होता है और समाचार पत्र और पृष्ठ भी होता है। इसी प्रकार वार, वार का मतलब दिन भी होता है, आक्रमण भी होता है और प्रहार करना भी होता है। खर मतलब तिनका, गधा तीक्ष्ण, पद का मतलब पैर, पौधा कविता का चरण, भेद मतलब प्रकार, फूट रहस्य। ठीक है। विधि का मतलब है ब्रह्मा, कानून, तरीका और भाग्य। ठीक है। तीसरा है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि अमृत, अमृत को क्या कहते हैं? और अमेय, सुधा, मधु, सुरभोग, पीयूष आदि। पुष्प को देखिए क्या कहते हैं? फूल, सुमन, प्रसन्न, प्रसन्न, कुसुम आदि। सिंह का मतलब है शेर, सिंह को क्या कहते हैं? शेर, केसरी, हरि, मृगपति आदि। और इसी प्रकार और भी उदाहरण है। विशेष क्या है? किसी भी शब्द के पर्यायवाची बिल्कुल समानार्थी नहीं होते, उनमें अत्यंत सूक्ष्म अर्थगत अंतर रहता है। ठीक है। चौथा है विलोमार्थी या विलोम शब्द। विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोमार्थी अथवा विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे आदि, अंत, जीवन, मरण, जय, पराजय, धूप, छांव, आय, व्यय, सत्य, असत्य, कड़वा, मीठा, उन्नति, अवनति आदि। ठीक है। घ प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। वाक्य में प्रयोग करने पर कुछ शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे लड़का, लड़के, लड़कों आदि। इसी प्रकार वाक्य में प्रयोग करने पर कुछ शब्द ज्यों के त्यों रहते हैं। जैसे कल, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहां, आज, बाहर, भीतर आदि। इस प्रकार इस आधार पर शब्दों को दो वर्गों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो पहला है विकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यह परिवर्तन शब्दों का विकार कहलाता है। यह विकार लिंग, वचन अथवा कारक के प्रभाव से उत्पन्न हो जाता है। जैसे लिंग लड़का पढ़ रहा है, ठीक है, लड़की पढ़ रही है। वचन लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पहले में एक लड़का है, दूसरे में लड़के बोला है, मतलब बहुत सारे लड़के हैं। ठीक है। कारक मतलब लड़का गाता है, लड़के को गाने दो। पुरुष वह गाता है, वे गाते हैं। ठीक है। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। दूसरा अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में किसी भी प्रकार से कोई विकार या परिवर्तन नहीं आता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे दादाजी धीरे धीरे चल रहे हैं, वह धीरे धीरे बोलता रहा। तेज मत चलो, वे तेज चलते रहे। वह कल आया था, वे कल आएंगे। ठीक है। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। ठीक है। चलिए तो देखिए इसमें जो जो हमने पढ़ा है वो हमारे पास है। आइए दोहराए। एक अथवा अनेक वर्णों के संयोग से बने सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। दूसरा, वाक्य में प्रयुक्त हो जाने वाले शब्दों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है और वह व्याकरण के नियमों मतलब लिंग, वचन, कारक आदि में बंध जाता है। इससे उसका रूप भी बदल जाता है। इस स्थिति में वह शब्द ना रहकर पद बन जाता है। तीसरा है शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। चौथा है उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर वर्गीकरण।
दूसरा है व्युत्पत्ति, रचना के आधार पर वर्गीकरण, तीसरा है अर्थ के आधार पर वर्गीकरण और चौथा है प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो चलिए ये हमने इस अध्याय को बहुत अच्छी तरीके से खत्म कर लिया है। आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे एक नई क्लास में एक नए अध्याय के साथ में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।